मुखिया शंभुदेव ने राहत की सांस ली। दादाजी, आप घायल हैं। अविनाश ने तुरंत अपने थैले से 100 जड़ी बूटियों की गोली निकाली और उन्हें दी। शंभुदेव उसे अचंभे से देखने लगे। बेटा, ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो तू न कर सके। कुछ ही दिनों में अविनाश की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। टाउन की एक सराय में लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना? अविनाश ने अकेले ही ब्लैक वुल्फ को धूल चटा दी। एक मोटा आदमी बोला। ब्लैक वुल्फ तो ट्रू युआन रेल्म का उस्ताद था, उसे हराना नामुमकिन था। एक युवक ने सिर हिलाते हुए कहा। वहीं कोने में सफेद कपड़ों में एक युवक शांत बैठा था। उसके पास एक बर्छी रखी थी। यह अविनाश था, जो अब शाही शहर की ओर निकल पड़ा था। तभी सराय का वेटर चिल्लाया, नमस्ते 7वें राजकुमार। मल्होत्रा परिवार के 7वें राजकुमार पधारे हैं। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। अरे देखो, वह अजनबी युवक 7वें राजकुमार की आरक्षित सीट पर बैठा है। आज तो इसका अंत निश्चित है। 7वें राजकुमार की नजर अविनाश पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और वह सीधे उसके पास पहुंचा। लड़के, अगर मरना नहीं चाहता तो अभी के अभी यहां से दफा हो जा। दफा हो जाओ। अविनाश की ठंडी दहाड़ सुनकर सराय में मौजूद लोगों की आंखें चमक उठीं। क्या यह लड़का पागल है? वह 7वें राजकुमार को ललकार रहा है। जिसने भी उन्हें नाराज किया है वह कुत्ते की मौत मरा है। भीड़ अविनाश को ऐसे देख रही थी जैसे कोई तमाशा देख रही हो। लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? राजकुमार का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। मुझसे पहले भी कई लोगों ने यही कहा था, पर वे सब अब मर चुके हैं। अविनाश ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। वह खुद मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन कोई अपनी औकात भूल जाए तो उसे सबक सिखाने में क्या हर्ज था। राजकुमार हमला करने ही वाला था कि उसकी नजर अविनाश की बर्छी पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर खौफ छा गया। आप राजकुमार की हालत देख लोगों को लगा कि वह गुस्से के मारे बोल नहीं पा रहा है, पर अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। युवा स्वामी, आप यहां कैसे? राजकुमार ने हकलाते हुए पूछा। अगर मैंने आपकी हिडन स्नो बर्छी न देखी होती तो शायद मैं आपसे टकराने की भारी भूल कर बैठता। पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। अविनाश, क्या अलीगढ़ काउंटी में राजपूत नाम का कोई शक्तिशाली परिवार है? कहीं यह वही अविनाश तो नहीं जिसने अकेले ब्लैक वुल्फ को मार गिराया? पल भर में तिरस्कार की जगह लोगों की आंखों में खौफ और सम्मान आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? मुझे नहीं पता था कि मैं इतना मशहूर हूं, अविनाश ने मजाक में कहा। हे, आप मजाक कर रहे हैं। अब आप पूरे अलीगढ़ काउंटी के नंबर 1 योद्धा हैं, राजकुमार ने चापलूसी करते हुए कहा। वह पसीने पसीने था। मल्होत्रा परिवार के जासूसों ने उसे पहले ही बता दिया था कि अविनाश ने ब्लैक वुल्फ के 50,000 सैनिकों का क्या हाल किया था। अगर पहचानते हो तो काम आसान हो गया। मैं शाही शहर जा रहा हूं, पर मेरे पास सफर के लिए कोई सवारी नहीं है। अविनाश ने संकेत दिया। राजकुमार ने तुरंत एक लकड़ी का 1000 किलोमीटर उड़ने वाला बाज निकाला और उसे भेंट कर दिया। अविनाश उसे लेकर उड़ चला। अब उसे जल्द से जल्द शाही शहर पहुंचना था। 10 दिन बाद अविनाश शाही शहर की भव्यता के सामने खड़ा था। वह यहां होने वाली स्वर्गीय तलवार सम्राट की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया था। शहर के बाहर उसे 2 खूबसूरत बहनें अक्षरा और कीर्ति मिली। छोटी बहन कीर्ति थोड़ी बदतमीज थी, पर बड़ी बहन अक्षरा ने माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनका चचेरा भाई गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस का शिष्य है। शहर के भीतर ब्लू स्टोन स्क्वायर में प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर थीं। लोगों में चर्चा थी कि इस बार सोमनाथ जैसे कई ट्रू युआन रेल्म के प्रतिभावान योद्धा आए हैं। तभी अविनाश की नजर सफेद कपड़ों वाले एक युवक पर पड़ी, नीलराज। वह पैलेस का 7वां सबसे शक्तिशाली शिष्य था। अरे, तुम यहां? नीलराज ने अविनाश को पहचान लिया। मैंने तो तुम्हें सीधा प्रवेश का टोकन दिया था। तुम्हें इस प्रतियोगिता में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी काबिलियत के दम पर अंदर जाना चाहता हूं, अविनाश ने मुस्कुराकर कहा। नीलराज ने जब अविनाश की शक्ति जांची तो वह दंग रह गया।
ट्रू युआन रेल्म, तुमने सिर्फ 1 महीने में यह मुकाम हासिल कर लिया, तुम तो राक्षस हो। तभी एक और युवक पास आया, विवान, जो पैलेस में 5वें स्थान पर था। तो यही है वह लड़का जिसे तुम लाए हो। 15 साल की उम्र में ट्रू युआन रेल्म, काबिलियत तो है। उसने अविनाश को देखा और सिर हिलाया। पर इस साल बड़े बड़े धुरंधर आए हैं, तुम्हारे लिए नंबर 1 बनना आसान नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि अविनाश को कम आंकना उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। नीलराज ने विवान से 15 साल की उम्र में ट्रू युआन रेल्म, काबिलियत तो है। उसने अविनाश को देखा और सिर हिलाया। पर इस साल बड़े बड़े धुरंधर आए हैं, तुम्हारे लिए नंबर 1 बनना आसान नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि अविनाश को कम आंकना उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। नीलराज ने विवान से बहस जारी नहीं रखी। अविनाश की पिछली शक्ति और उसकी साधना की तेज रफ्तार को देखते हुए उसे पूरा भरोसा था कि वह इस प्रतियोगिता में बाजी मार लेगा। तभी अविनाश ने देखा कि एक बुजुर्ग मंच के सामने आए। वे प्रतियोगिता के आयोजक थे। उन्होंने कुछ औपचारिक और प्रेरणादायक बातें कहीं और फिर नियमों की घोषणा की। आज हमारा गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस नए शिष्यों की भर्ती कर रहा है। आप में से हर किसी के पास मंच पर आने का मौका है। यहां कुल 3 अखाड़े हैं। मंच पर आएं और मुकाबला करें। विजेता तब तक वहां टिककर मुकाबला करेगा जब तक कि इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं का चयन नहीं हो जाता। अब मैं प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा करता हूं। टन! नगाड़ों और ढोल की आवाज के साथ प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। भीड़ में हलचल मच गई और सब अटकलें लगाने लगे कि चैंपियन कौन होगा। अचानक एक आकृति मंच पर तेजी से आई। यह नीले कपड़ों में एक सुंदर युवक था। मैं काउंटी से नकुल हूं, किसकी हिम्मत है जो मेरा सामना करे? भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। अरे देखो, यह तो नकुल है, प्रसिद्ध प्रीफेक्ट सुधीर का बेटा। प्रीफेक्ट सुधीर एक शक्तिशाली योद्धा थे और उनका बेटा भी देव काउंटी का एक महान प्रतिभावान खिलाड़ी था। तभी दूसरे अखाड़े पर एक और युवक पहुंचा, सिटी का सूरज। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन अपनी असाधारण ताकत के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक बार शेखी बघारी थी कि युवा पीढ़ी में उसके जैसा कोई नहीं। सब उत्सुक थे कि इस बार जीत किसकी होगी। तभी तीसरे अखाड़े पर एक युवक चढ़ा। उसने बेदाग सफेद कपड़े पहने थे और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वह अविनाश था। उसका उद्देश्य अपनी युद्ध क्षमता को सुधारना था। उसने सोचा कि नीचे बैठकर शक्तिशाली योद्धाओं का इंतजार करने के बजाय शुरू से ही अखाड़े में उतरना बेहतर है। अविनाश जानता था कि लगातार लड़ने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो सकती है, लेकिन उसकी 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन तकनीक उसकी शारीरिक क्षमता को और बढ़ा सकती थी। हालांकि उसे देखकर कई लोगों ने सिर हिलाया। यह लड़का कौन है? इसकी आभा प्रभावशाली तो है, लेकिन इसकी शक्ति पहले के 2 योद्धाओं से कमजोर लग रही है। अविनाश को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। अचानक एक युवक मंच पर आया। मैं दूसरे शहर के पृथ्वीराज परिवार का राहुल हूं। अविनाश ने उसे शांति से देखा। वह समझ गया कि यह व्यक्ति ट्रू युआन रेल्म में अभी नया नया पहुंचा है। मंच पर विवान ने नीलराज से मुस्कुराते हुए कहा, 7वें भाई, शायद इस बार तुमने गलत चुनाव किया है। राहुल भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। नीलराज चुप रहा। उसे अपनी पसंद पर भरोसा था। मैदान में राहुल दहाड़ा, तुम्हारी ताकत बहुत कम है, नीचे जाओ। उसने अपनी मुट्ठी में बर्फीली शक्ति जमा की और अविनाश पर वार किया। अविनाश तेजी से किनारे हटा और झुककर वार से बच गया। अगले ही पल अविनाश पृथ्वीराज के पीछे प्रकट हुआ। 100 फिस्ट्स शेकिंग बॉडी तकनीक। उसने पृथ्वीराज की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। धपाक! आह! राहुल मंच पर गिर गया। सब सन्न रह गए। यह कैसी चाल थी? विवान हैरान रह गया। इसकी हरकतें और समय का तालमेल साधारण लोगों से कई गुना बेहतर है। नीलराज हंसा। आयोजक ने परिणाम घोषित किया, तीसरा अखाड़ा अविनाश विजेता। इसके बाद कई लोगों ने सोचा कि अविनाश का अखाड़ा नकुल या सूरज के मुकाबले आसान होगा, इसलिए उन्होंने अविनाश को चुनौती देना शुरू किया। तभी एक और योद्धा आया, भारद्वाज परिवार का रघु। अविनाश ने उसका नाम सुनकर माथा सिकोड़ा। रघु को लगा कि वह मशहूर है,
इसलिए अविनाश उसे पहचान गया है। लड़के, तुमने मेरा नाम सुना है ना? रघु ने गर्व से कहा। नहीं, अविनाश ने सिर हिलाया। बस मुझे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगा, तुम पर बहुत जंचता है। नीचे भीड़ हंसने लगी। इसके माता पिता को इसका मतलब नहीं पता था क्या? रघु का मतलब है निश्चित रूप से हारने वाला। यह तो हर लड़ाई हारने का श्राप जैसा है। तुम्हारी मौत आई है। रघु गुस्से में लाल हो गया और अपनी तलवार लहराई। अविनाश की आंखों में ठंडी चमक आई। वह बिजली की गति से रघु के सामने पहुंचा और उसके सीने पर जोरदार प्रहार किया। ढपाक! रघु का शरीर हवा में उड़ गया। अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी ताकत के साथ तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? तुम इसके लायक नहीं हो। इस समय अविनाश का मन प्रतिशोध की भावना से भरा था। उसे रघु की आंखों में छिपी नफरत और ठंडी मारक इच्छा साफ महसूस हो रही थी। ऐसे में उसने तय कर लिया था कि वह उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिससे सबको पता चल जाए कि अविनाश का विरोध करने का अंजाम क्या होता है। काउंटी के अविनाश 2 मैच जीत चुके हैं। मंच पर आकर बुजुर्ग आयोजक ने परिणाम घोषित किया। भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी। अरे, इसने लगातार 2 मैच जीत लिए। रघु भले ही नकुल जितना ताकतवर न हो, पर वह कमजोर भी नहीं था। अविनाश ने उसे एक ही वार में ढेर कर दिया। अब लोगों की नजर में अविनाश की इज्जत बढ़ गई थी। वे हैरान थे कि राज काउंटी जैसे छोटे और दूर दराज के इलाके से ऐसा राक्षसी हुनर रखने वाला योद्धा कैसे निकल सकता है। उन्हें यह नहीं पता था कि अविनाश ने अभी अपना असली पत्ता हिडन स्नो दिव्य बर्छी खोला भी नहीं है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, समय बीतता गया। रात का चांद आसमान में चमकने लगा और प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। पहले अखाड़े पर नकुल अब भी अडिग खड़ा था। उसकी दहशत ऐसी थी कि कई योद्धा तो लड़ने से पहले ही हार मान गए। वहां अविनाश ने अक्षरा को भी देखा, जो शाही सेनापति किन्वो की बेटी थी। वह बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंत में नकुल की आक्रामकता के सामने टिक नहीं पाई। दूसरे अखाड़े पर सूरज का दबदबा था, लेकिन अंत में उसे फेंक युन नाम के एक योद्धा ने कड़ी टक्कर दी और मैच बराबरी पर खत्म हुआ। तीसरे अखाड़े पर अविनाश इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स साबित हुआ। जहां बाकी योद्धा थककर पीले पड़ चुके थे, वहीं अविनाश की ऊर्जा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसका कारण उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन वैन थी, जो साधारण लोगों से 10 गुना तेजी से ऊर्जा सोखती थी। यह लड़का तो सच में एक अजूबा है। नकुल और फेंकयुन ने उसे देखकर दबाव महसूस किया। उन्हें लगा जैसे अविनाश समुद्र की गहराई में छिपा एक सुनहरा ड्रैगन है, जो अब आसमान छूने को तैयार है। मंच पर मौजूद 5वें भाई विवान भी अब मान चुके थे कि अविनाश बहुत शक्तिशाली है। हालांकि उन्हें लगा कि नकुल के पास अब भी बेहतर तकनीकें हो सकती हैं। जब कोई और चुनौती देने नहीं आया, तो बुजुर्ग ने फाइनल के नियम बताए। अब नकुल, सूरज, फेंकयुन और अविनाश मुख्य अखाड़े में आमने सामने होंगे। इस दौर में कोई नियम नहीं है। जो अपने विरोधी को मंच से नीचे गिरा देगा, वह जीतेगा। अविनाश ने हेवनली क्लाउड क्रॉसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और एक अद्भुत छलांग लगाकर मुख्य मंच पर पहुंचा। उसके छलांग लगाने के साथ ही हवा में ड्रैगन की हल्की दहाड़ सुनाई दी। कितना शानदार तरीका है! भीड़ चिल्ला उठी। बहन, देखो अविनाश भाई कितने कमाल के हैं, नन्ही कीर्ति ने उत्साह से कहा। अक्षरा की आंखें भी हैरानी से चमक उठीं। उसे अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ कि उसने इसे कम आंका था। नकुल ने उसे देख तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, चालें चाहे कितनी भी अच्छी हों, असली ताकत के सामने सब बेकार है। मंच पर सबसे ऊपर बैठे पवित्र पुत्रों के नेता पृथ्वीराज औतियन की नजर भी अविनाश पर ठहर गई। उन्होंने उसकी प्रशंसा की, जिसे सुनकर उनके साथी दंग रह गए, क्योंकि पृथ्वीराज किसी की आसानी से तारीफ नहीं करते थे। बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, मुकाबला शुरू होता है। भीड़ के शोर के साथ ही तक्षक राजवंश का सबसे बड़ा महासंग्राम शुरू हो गया। जैसे ही बुजुर्ग ने अपनी बात खत्म की, मंच पर माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। सब एक दूसरे को सतर्कता से देख रहे थे। आखिर वे तक्षक राजवंश के सबसे बेहतरीन योद्धा थे, जहां जीत और हार का फैसला पलक झपकते ही हो जाता था। हालांकि अविनाश अपनी जगह पर शांत खड़ा था।
मानो इस सब से उसे कोई सरोकार ना हो। उसके इस व्यवहार ने विरोधियों को चिढ़ा दिया। उन्हें लगा कि अविनाश जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। क्यों ना पहले इसे ठिकाने लगा दिया जाए, नकुल ने सुझाव दिया। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। नकुल आगे बढ़ा और अविनाश की ओर उपहास भरी नजरों से देखा। अविनाश, यहां मौजूद हर कोई ट्रू युआन रेल्म के पहले लेवल के शिखर पर है और तुम अभी इस लेवल पर नए नए पहुंचे हो। तुम बीच में अड़ंगा डाल रहे हो। बेहतर होगा कि तुम हम में से किसी एक को चुनो और हम इसे जल्दी खत्म करें। भीड़ में शोर मच गया। सबको लगा कि अविनाश का खेल खत्म है। लेकिन तभी अविनाश की आवाज अब बिजली की कड़क की तरह गूंजी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, तुम तीनों को चुनने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करो। सन्नाटा छा गया। एक नए नवेले योद्धा का 3 महारथियों को एक साथ ललकारना पागलपन था। मंच पर बैठे नीलराज भी थोड़े परेशान हुए। अविनाश बहुत अहंकारी हो रहा है। लेकिन तभी अविनाश ने उनकी ओर देखकर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। नीलराज समझ गए कि इस लड़के के पास जरूर कोई गुप्त चाल है। मैदान में नकुल और सूरज दहाड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरो! नकुल अपनी सुनहरी बर्छी और आग जैसी लाल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा। अविनाश ने अपनी हेवनली क्लाउड क्रॉसिंग चाल से उसे छकाया और अचानक उसके पीछे प्रकट होकर एक जोरदार मुक्का मारा। ढपाक! नकुल की बर्छी के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह खून की उल्टियां करता हुआ पीछे जा गिरा। सूरज यह देखकर भागने ही वाला था कि अविनाश उसके सामने आ गया। तुमने कहा था कि तक्षक राजवंश में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इस साम्राज्य का असली अधिपति कौन है। अविनाश ने एक उंगली से प्रहार किया और सूरज भी ढेर हो गया। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। तक्षक राजवंश के 2 सबसे बड़े सितारे अविनाश के सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। तक्षक का अधिपति केवल मैं हूं। अविनाश की यह दहाड़ सबके दिलों में उतर गई। तभी नकुल के चाचा रविंद्र से रहा नहीं गया। वह अविनाश को जान से मारने के लिए मंच पर कूद पड़ा। रुक जाओ रविंद्र, अगर अविनाश को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। नीलराज चिल्लाए। लेकिन रविंद्र बहुत तेज था। उसने अविनाश पर एक गोल्डन टाइगर हमला किया। सबको लगा अविनाश मारा जाएगा, लेकिन अविनाश ने ठंडी हंसी के साथ अपनी बर्फ नीली बर्छी निकाली। बूढ़े आदमी, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे मार सकता है? एक बिजली जैसी चमक हुई और अविनाश की बर्छी ने रविंद्र के सीने को छलनी कर दिया। रविंद्र के अंदरूनी अंग बर्फ की तरह जम गए और वह तड़प कर ढेर हो गया। इसी बीच सूरज ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, जिसे नीलराज ने रोक दिया। नीलराज ने कड़क आवाज में घोषणा की, नकुल और सूरज ने नियम तोड़े हैं, इसलिए उन्हें बाहर किया जाता है। मैं घोषित करता हूं कि इस प्रतियोगिता का प्रथम विजेता राज काउंटी का अविनाश है। पूरा मैदान अविनाश अविनाश के नारों से गूंज उठा। जो फेंकयून अभी तक शांत खड़ा था, उसने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि वह अविनाश से नहीं लड़ा, वरना उसका भी वही हश्र होता। अविनाश ने साबित कर दिया था कि वह इस युग का सबसे बड़ा नायक है। सुधीर और कई के बाहर होने के बाद शीर्ष 3 स्थान खाली हो गए थे। काफी विचार विमर्श के बाद मेंशन ने निर्णय लिया कि दूसरे और तीसरे स्थान के विजेताओं को प्रतियोगिता के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से चुना जाएगा। इसके लिए एक विस्तार मैच आयोजित किया गया। इन 10 लोगों में सत्येंद्र और अक्षरा शक्तिशाली परिवारों के वंशज होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन लाभों और संसाधनों के स्वामी थे जो दूसरों के पास नहीं थे। एक भीषण संघर्ष के बाद दोनों ने शीर्ष 3 में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे कई लोग मन ही मन निराश हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नीरज की तरह कोई और डार्क हॉर्स उभर कर सामने आएगा। हालांकि यह साबित हो गया कि नीरज जैसी प्रतिभा मिलना दुर्लभ है, शायद आज भी और भविष्य में भी। जब शीर्ष 3 के मैच समाप्त हुए तो नीलराज ने संतोष में सिर हिलाया। इस बार वह नीरज के प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रसन्न थे। उन्हें शुरू में लगा था कि नीरज जीत भी गया तो प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, लेकिन इस युवक ने साबित कर दिया कि नीलराज ने उसे कम आंका था। नीरज ने अकेले ही युआनवु राजवंश के 2 सबसे शक्तिशाली दिग्गजों को धूल चटा दी थी। नीलराज ने मंच के सामने आकर जोर से घोषणा की,
इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेता हैं, नीरज, सत्येंद्र और अक्षरा। अब मैं इस प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करता हूं। उनकी आवाज गूंजते ही चारों ओर उत्साहपूर्ण तालियों और जयकारों का शोर मच गया। भीड़ इन तीनों को देख रही थी, यह जानते हुए कि एक दिन इनका नाम पूरे युआनवू राजवंश और उससे भी आगे फैलेगा। लड़के, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। एक दिन होली संस के प्रमुख का यह सिंहासन तुम्हारा होगा। इस समय सभी होली संस के प्रमुख पृथ्वीराज ओटियन ने नीरज के पास आकर हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने तीनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों सातवें होली सन के पीछे जाओ, वे तुम्हें तुम्हारे निवास स्थान तक ले जाएंगे। जी होली सन। समूह ने मुट्ठियां बांधकर अभिवादन किया। कुछ और निर्देश देने के बाद पृथ्वीराज वहां से चले गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वे सबकी नजरों से ओझल हो गए। कितनी रफ्तार है, नीरज ने आश्चर्य से कहा। अपनी पूरी तकनीक का उपयोग करने के बाद भी वह उस गति की बराबरी नहीं कर सकता था। क्या यह होली सन पौराणिक क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं? नीरज सोच में डूब गया। पास ही 5वें होली सन विवान कुछ शर्मिंदा से दिखे। 7वें भाई, मैंने उसे पहचानने में गलती की। अगर यह बच्चा कम उम्र में नहीं मरा तो यह निश्चित रूप से एक महान हस्ती बनेगा। विवान के चेहरे के भाव देखकर नीलराज को मन ही मन संतुष्टि हुई। आखिर नीरज वही था जिसे वे खुद लेकर आए थे। अगले कुछ दिनों में नीलराज ने नीरज और सत्येंद्र के ठहरने की व्यवस्था गोल्डन प्रोफाउंड मेंशन में की। तब नीरज को समझ आया कि बाहर दिखने वाला गोल्डन प्रोफाउंड मेंशन तो बस एक प्रतीक है। प्रतिभाओं को तराशने वाला असली ठिकाना तो शाही शहर की एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम श्वेत पर्वत था, जो गोल्डन प्रोफाउंड मेंशन का मुख्य आधार था। बीते दिनों में नीरज ने कई बार 100 फिस्ट बॉडी शेकिंग तकनीक का अभ्यास किया। 9 ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल के माध्यम से यह तकनीक अब अपने मूल लेवल को पार कर एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल तकनीक बन चुकी थी, जिसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। इसके अलावा नीरज ने अपने पाउच से वह पत्थर निकाला जो उसे अलीगढ़ काउंटी के घने जंगलों से मिला था, लेकिन काफी जांच के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने उसे वापस रख दिया। उसे यह देखकर भी खुशी हुई कि वह छोटा ड्रैगन जो गहरी नींद में था अब जाग गया था। इस बार नीरज ने देखा कि ड्रैगन की पुतलियां सुनहरी पीली हो गई थीं और उसका रक्तवंश और मजबूत हो गया था। नीरज ने 9 ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल की विधि के अनुसार उसके साथ एक स्पिरिट बीस्ट अनुबंध किया। अब यदि उनमें से कोई भी अपनी साधना में सुधार करता तो दूसरे को भी उसका लाभ मिलता। कुछ दिनों बाद नीरज, सत्येंद्र, अक्षरा और नीलराज अपनी अपनी गति तकनीकों का उपयोग करते हुए श्वेत पर्वत की ओर बढ़े। रास्ते में नीरज लगातार सोच रहा था। पृथ्वीराज की गति देखने के बाद से उसके मन में बाहरी दुनिया को देखने की लालसा और बढ़ गई थी। जैसे जैसे नीरज की साधना बढ़ी, उसे 9 ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल की नई जानकारियां मिली। उसे पता चला कि जिन्हें लोग टॉप ग्रेड तकनीक समझते हैं वे केवल मोर्टल रैंक की हैं। इसके ऊपर अर्थ और हेवन रैंक आती है। जल्द ही वे श्वेत पर्वत पहुंचे। वहां गश्ती दल तैनात थे जिनके पास सुनहरे टोकन थे। नीलराज को देखकर उन्होंने सम्मान में सिर झुकाया। नीलराज ने अक्षरा और सत्येंद्र को सुनहरे टोकन देते हुए कहा, ये तुम्हारे टोकन हैं, इन्हें हमेशा साथ रखना। जब उन दोनों ने नीरज की ओर देखा तो नीलराज हंसे। इसे देखने की जरूरत नहीं, मैंने इसे तभी टोकन दे दिया था जब मैंने इसे आमंत्रित किया था। अगर इसने प्रतियोगिता में भाग लेने की जिद न की होती तो यह पहले ही महल का शिष्य बन चुका होता। अक्षरा और सत्येंद्र दंग रह गए। यह लड़का वाकई एक मॉन्स्टर था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नीलराज ने नियम बताए। यहां जंगल का कानून चलता है, जो शक्तिशाली है उसे अधिक संसाधन मिलेंगे। हत्या वर्जित है, लेकिन यदि कोई तुम्हारा सामान छीन ले तो तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। तभी एक सुंदर युवक वहां आया। वह तीसरा होली सन लूकवान था। नीलराज ने नीरज का परिचय उससे कराया। जाने से पहले नीरज ने नीलराज को अपना वादा याद दिलाया। नंगोंग,
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बहन को यहां लाने और उसके इलाज में मदद करोगे। नीलराज ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे, उन्होंने देखा कि वहां कई 15 साल के किशोर पहले से ही ट्रू युवान क्षेत्र के उच्च लेवल पर थे। श्वेत पर्वत वाकई प्रतिभाओं का गढ़ है, नीरज ने प्रशंसा की। तभी आसपास के पुराने शिष्यों ने उन्हें देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया। देखो, ये इस साल के नए शिष्य हैं। कितने कमजोर लग रहे हैं। सबसे ताकतवर भी सिर्फ पहले लेवल पर है। लगता है गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस का लेवल गिरता जा रहा है। नीरज और उसके साथियों को उन लोगों की नजरों में अपने प्रति तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। सत्येंद्र के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। उसे पता था कि फिलहाल उसकी ताकत उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर अविनाश ने इस सब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसे फालतू के पंगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह यहां सिर्फ अपनी साधना करने आया था। जैसे ही वे तीनों मुख्य इमारतों के पास पहुंचे, अक्षरा की आंखें चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ी और चहकते हुए बोली, कजिन! अविनाश और सत्येंद्र ने एक दूसरे को देखा और फिर उस तरफ मुद्दे जहां अक्षरा भाग कर गई थी। वहां नीले कपड़ों में एक नौजवान खद्दद्दा था। क्या वो इसका कजिन है? अविनाश ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने अक्षरा से सुना था कि उसका कजिन भी गोल्डन प्रोफाउंड मेंशन में ही है, लेकिन वह इतना डरा सहमा और बेहाल क्यों लग रहा था? पास से गुजर रहे कुछ लड़के उसे डरा रहे थे और वह नीला कपड़े वाला लड़का उनके सामने बुरी तरह सहमा हुआ था। अविनाश जिज्ञासावश सत्येंद्र के साथ आगे बढ़ा। अक्षरा ने उस नौजवान के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, कजिन! उस नौजवान ने उसे देखा और हैरान होते हुए बोला, अक्षरा, तुम यहां क्या कर रही हो? फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह घबराकर बोला, जल्दी यहां से निकलो। ओह, इस साल के नए बैच में तो बड़ी सुंदर लड़की आई है। बाहर बहुत ठंड है छोटी बहन, क्यों ना तुम मेरे साथ अंदर चलो। तभी पास खड़ी डेढ़े कुछ लड्डकों की नजर अक्षरा पर पड़ी। एक नेवले जैसी शक्ल वाले लड्ड के कार्तिक ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, अरे ये तो कार्तिक है। मेंशन के 5 बड्ढे उस्तादों में से एक। इस बेचारी लड़की की तो शामत आ गई। पास खड़े एक चेले ने फुसफुसाते हुए कहा, हां, सुना है जिस लड़की पर कार्तिक की नजर पड़ जाए वो बच नहीं पाती। अक्षरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। एक महान जनरल की बेटी और पैदाइशी टैलेंटेड होने के नाते आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे ऐसी बदतमीजी करे। कार्तिक ने अभिनव की तरफ मजाक उड़ाते हुए देखा और कहा, अभिनव, ये तेरी कजिन है ना? बहुत खूबसूरत है। सुना है तुम दोनों की सगाई होने वाली थी। अक्षरा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने अभिनव के चेहरे के हाव भाव देखे। फिर अभिनव ने जो कहा उसे सुनकर अक्षरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिनव हंसते हुए बोला, ही, अगर भाई कार्तिक खुश हैं तो आज से ये आपकी हुई। हा हा हा, बहुत बढ़िया। कार्तिक की आंखों में हवस और बरह गई। अक्षरा सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका कजिन अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी वस्तु की तरह दूसरों को सौंप रहा है। उसने गुस्से में हमला करने के लिए हाथ उठाया ही था कि शांत हो जाओ, तुम अभी इसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। अचानक एक मजबूत हाथ ने अक्षरा के कंधे को थाम लिया। यह अविनाश था। अविनाश के हाथ की गर्माहट महसूस करते ही अक्षरा की आंखों में आंसू भर आए और वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कजिन को उसने हमेशा सम्मान दिया, उसने उसे इतनी बेरहमी से धोखा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस लड्ढेचकी पर मैंने हाथ रखा उसे छूने की जुर्रत? कार्तिक दहाड़। अविनाश की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने रोती हुई अक्षरा को अपने पीछे किया और ठंडे स्वर में बोला, तू होता कौन है बोलने वाला? बहुत अच्छे, बहुत हिम्मत है तुझमें। कार्तिक गुस्से में पागल हो गया। तो तू ही है अविनाश, जिसने टूर्नामेंट में 2 बड्ढे योद्धाओं को हराया था। लेकिन मेरे सामने तू सिर्फ कचरा है। तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने हाथ खुद काट ले और घुटनों पर बैठकर माफी मांग, या फिर मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं। कार्तिक के हाथों में नीली आध्यात्मिक ऊर्जा चमकने लगी।
आसपास खड़ी डीडीए लोग मजाक उड़ाने लगे। ये नया लड्डेचका अपनी मौत को दावत दे रहा है। अविनाश का चेहरा कठोर हो गया। बहुत बकवास कर ली। आज मेरा लड्डेचने का इरादा नहीं था, लेकिन तुमने हद पार कर दी है। अगले ही पल अविनाश बिजली की रफ्तार से कार्तिक के सामने पहुंच गया। ये रफ्तार! कार्तिक चौंक गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आग का गोला अविनाश की तरफ फेंका। ड्रैगन टेल स्वीप! अविनाश ने अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल किया। धमाका! जैसे ही अविनाश की लात पर डढ़ ही हड्डियों के टूटने की करारी आवाज आई। कार्तिक का हाथ रुई की तरह लटक गया। अविनाश, मुझे माफ कर दो, छोड़ दाश दो मुझे! कार्तिक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में अब खौफ था। आसपास के लोग दंग रह गए। मेंशन के सबसे ताकतवर लड्डाकों में से एक को एक नए लड्डाके ने एक ही वार में धूल चटा दी थी। वहां मौजूद बुजुर्गों ने भी अब अविनाश को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। भाई, इसका मतलब अब ये लोग उस आलीशान पैविलियन में रह सकते हैं जहां कार्तिक रहता था। अविनाश को जब पता चला कि वहां साधना करने के लिए सबसे बेहतरीन ऊर्जा मिलती है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अक्षरा की तरफ देखा, जो अब भी उसे ही देख रही थी। चलो, अब वहां चलकर देखते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अभिनव कुछ सफाई देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अक्षरा ने ठंडे लहजे में कहा, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शाम को अविनाश ने अपने कमरे में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां निकाली और अपनी पुरानी अलकेमी भट्टी में एक दवा तैयार की। जैसे ही उसने वो गोली निगली, उसके शरीर में ऊर्जा का एक तूफान सा उठ खड्ड सा हुआ। पूरी रात साधना करने के बाद अगली सुबह जब अविनाश ने आंखें खोली, तो वह खुशी से झूम उठा। ट्रू युआन रेल्म सेकंड लेवल। अगली सुबह अविनाश ने खुद को तरोताजा महसूस किया। रात भर साधना करने के बाद उसे लगा कि पिछली लड़ाई में लगी उसकी आंतरिक चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। बाहर अक्षरा और सत्येंद्र आपस में अभ्यास कर रहे थे। अविनाश को बाहर आते देख वे रुक गए। अविनाश! अरे, ये तो... अचानक दोनों ने कुछ महसूस किया और चौंक कर चिल्लाए। क्या तुम ट्रू युआन एरिया के दूसरे लेवल पर पहुंच गए हो? सत्येंद्र ने आंखें फाड़कर हैरानी से पूछा। हां, अविनाश ने सिर हिलाया। यह सुनकर दोनों की सांसें थम गईं। अविनाश की तरक्की की रफ्तार अविश्वसनीय थी। जब सत्येंद्र ने इसका राज पूछा, तो अविनाश ने बस मुस्कुराते हुए इसे किस्मत बताया, जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ जीव दिखाई दिया। वह नीलराज था। उसके साथ एक सुंदर लड़की भी थी। उसे देखते ही अविनाश की खुशी का ठिकाना न रहा। माहिरा, वह अविनाश की छोटी बहन थी। हालांकि वह केवल 14 वर्ष की थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सुंदरता ने वहां मौजूद सबको प्रभावित कर दिया। अक्षरा, जो अविनाश को पसंद करती थी, उसे लड़की के साथ देख पहले तो उदास हुई, लेकिन जब पता चला कि वह उसकी बहन है, तो उसकी जान में जान आई। अविनाश ने माहिरा की सेहत का हाल पूछा। उसने बताया कि अविनाश द्वारा बनाई गई 6 यांग मेल्टिंग स्नो पिल की वजह से उसका शीत विष अब कम ही उभरता है। यह जानकर नानगोंग और बाकी सब हैरान रह गए कि अविनाश एक कीमियागर भी है। महत्वपूर्ण मिशन नीलराज ने माहौल को गंभीर करते हुए एक संदेश दिया। मेरे बड़े भाई ने संदेश भेजा है। उन्होंने 5 शीर्ष विशेषज्ञों को गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस के केंद्रीय सभा कक्ष में बुलाया है। एक बहुत ही जरूरी मिशन है। कल कार्तिक को हराने के बाद अविनाश अब शीर्ष 5 विशेषज्ञों में से एक था। जब वे सभा कक्ष में पहुंचे, तो वहां होली सन मौजूद थे। उन्होंने घोषणा की कि महान स्वॉर्ड एम्परर जल्द ही वापस लौट रहे हैं। यह खबर सुनकर सभी उत्साहित हो गए, क्योंकि वे इस महान योद्धा से सीखना चाहते थे। लेकिन सम्राट के आने से पहले उन्हें एक परीक्षा से गुजरना था। मिशन का विवरण। स्थान: हजारों मील दूर। लक्ष्य: डाकुओं के एक गिरोह का सफाया करना, जिन्होंने आतंक मचा रखा है। नियम: यह एक प्रतियोगिता की तरह होगा। प्रत्येक डाकू को मारने पर अंक मिलेंगे। शर्त: कोई भी बड़ा योद्धा उनकी मदद के लिए साथ नहीं जाएगा। उन्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी और 5 दिनों के भीतर वहां पहुंचना होगा। बहन की सुरक्षा वापस लौटकर अविनाश ने माहिरा को अपने जाने के बारे में बताया। बहन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे अभी अभी मिले थे।
जाने से पहले अविनाश ने तय किया कि वह 9 ड्रैगन्स सीक्रेट मैनुअल की अग्नि शक्ति का उपयोग करके माहिरा के शरीर से बचा हुआ शीत विष बाहर निकाल देगा, ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसे तकलीफ ना हो। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और अपनी आंतरिक ऊर्जा के इस्तेमाल के बाद उसने माहिरा के शरीर को गर्म कर दिया और जहर का असर कम कर दिया। अविनाश खुद ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को ढांढस बंधाया। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ताकतवर है, यह मामूली ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हां भाई, आप चिंता न करें, मैं अब बड़ी हो गई हूं। माहिरा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उनके माता पिता के जाने के बाद से उसके भाई ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, ताकि वह उसके शरीर से शीत विष को बाहर निकाल सके। अब वह केवल अपना ख्याल रखकर ही अपने भाई की मदद कर सकती थी। अगली सुबह अविनाश और अन्य 4 शीर्ष विशेषज्ञ राज काउंटी के लिए रवाना होने को तैयार थे। अविनाश के साथ अक्षरा और सत्येंद्र भी थे। हालांकि अविनाश उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वहां डाकुओं का आतंक था, लेकिन उनकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शीर्ष विशेषज्ञों में पहले स्थान पर काबिज माहिरा ने इशारा किया और आसमान से विशाल ड्रैगन सिर वाले बाज नीचे उतरे। ये आध्यात्मिक जीव एक दिन में हजारों मील का सफर तय कर सकते थे। उजाड़ शहर और मिशन की शुरुआत 3 दिनों की यात्रा के बाद वे राज काउंटी पहुंचे। शहर पूरी तरह सुनसान था, घरों के दरवाजे बंद थे और सड़कों पर कोई नहीं था। माहिरा ने सुझाव दिया कि वे अलग अलग समूहों में बंट जाएं, ताकि डाकुओं का ध्यान न भटके। सभी ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने और जरूरत पड़ने पर सिग्नल भेजने का वादा किया। अविनाश सत्येंद्र और अक्षरा के साथ जानकारी जुटाने के लिए एक सराय की तलाश करने लगा। कई जगहों पर दस्तक देने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंततः उन्हें एक सराय मिली, जहां एक तगड़ा अधेड़ व्यक्ति मिला। जब अविनाश ने बताया कि वे डाकुओं को खत्म करने आए हैं, तो सराय मालिक का व्यवहार बदल गया। उसने बताया कि शहर का गवर्नर मारा जा चुका है और अब केवल सेना या बाहरी मदद ही उन्हें बचा सकती है। उसने उन्हें इलाके का नक्शा और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। देव पर्वतमाला में टकराव अगली सुबह। वे देव पर्वतमाला की बाहरी सीमा पर पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात 4थे स्थान के विशेषज्ञ के शुआन की टीम से हुई। के शुआन ने घमंड में अविनाश को अपने साथ मिलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त रखी कि इनाम का 70% हिस्सा वह खुद रखेगा। अविनाश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्षमा करें, मुझे हिस्सा बांटना पसंद नहीं है। इस बार डाकू सरदार का सिर मैं ही लूंगा। अपमानित महसूस करते हुए कि शुआन वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि अविनाश की टीम ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। पहली मुठभेड़ 1 घंटे बाद अविनाश की टीम पर्वतमाला की गहराइयों में एक झरने के पास पहुंची। अचानक अविनाश ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हत्या की मंशा महसूस की और सबको छिपने को कहा। जल्द ही 3 काले कपड़ों वाले डाकू वहां आए, जो अपनी लूट और ताकत के बारे में डिंगे हाँक रहे थे। वे तीनों ट्रू युआन लेवल के योद्धा थे। अक्षरा और सत्येंद्र घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी की जान नहीं ली थी। अविनाश ने उनकी झिझक भांप ली और उन्हें साहसी बनाने के लिए फैसला किया कि वे तीनों मिलकर हमला करेंगे। अविनाश ने धीमी आवाज में निर्देश दिया, हम तीनों एक एक को चुनेंगे और हमला करेंगे। याद रहे, हमला तेज होना चाहिए, वरना शोर सुनकर और डाकू आ जाएंगे। जैसे ही डाकू आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठे, अविनाश जोर से चिल्लाया, हमला करो। अविनाश की ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी। अगले ही पल 3 युवा आकृतियां थोड़ी दूर स्थित घास के पीछे से तेजी से बाहर निकली। खन्ना! अविनाश की पीठ से अचानक एक लंबा बर्फीला नीला भाला निकला। उसकी रोशनी चमक उठी और उसने सीधे सबसे करीबी डाकू पर वार किया। धप्प! एक दबी हुई आवाज के साथ अविनाश का भाला डाकू के सीने को चीरता हुआ निकल गया। सिर्फ एक ही वार में अविनाश ने एक भारी भरकम डाकू को मार गिराया। उसका यह अचानक हमला डाकुओं के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। यह बेहद आसान होना चाहिए था। हालांकि जब अविनाश ने एक तरफ देखा तो उसका चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया।
हालांकि सत्येंद्र और माहिरा ने भी तेजी से काम किया था, लेकिन वे एक पल के लिए हिचकिचाए थे, जिससे बाकी दो डाकुओं को तुरंत भनक लग गई। बड़े भाई, ये राजपूत मेंशन के जीनियस हैं। वे सचमुच आ गए। माहिरा की कमर पर लटके हुए वेस्ट टोकन को देखकर एक डाकू चिल्लाया, लानत है! अपने साथी को पल भर में मरता देख एक डाकू का चेहरा गंभीर हो गया। वह डाकू उनके सरदार का बेटा था। अगर सरदार को पता चला तो वे सब मारे जाएंगे। मैं तुम सबको मार डालूंगा! तुरंत ही उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वे सत्येंद्र और माहिरा के साथ भयंकर लड़ाई में उलझ गए। यह देखकर अविनाश की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। अगर इस लड़ाई ने डाकुओं की सेना का ध्यान आकर्षित कर लिया तो वे तीनों सचमुच खत्म हो जाएंगे। यह सोचते हुए वह चिल्लाया, सत्येंद्र, माहिरा, तुम्हारे पास डाकुओं को मारने के लिए केवल 15 मिनट है, नहीं तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगे। एक चौथाई घंटा दूरी पर खड़े सत्येंद्र और माहिरा अविनाश की ठंडी चेतावनी सुनकर पीले पड़ गए। वे जानते थे कि अविनाश गुस्से में है। वूश! तुरंत माहिरा ने फ्रॉस्ट बाइट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा बर्फ के टुकड़ों की बौछार में बदल गई और 3 डाकुओं में से सबसे ताकतवर डाकू पर बरस पड़ी। हे छोटी लड़की, तुम्हारी तलवारबाजी बेहतरीन है, लेकिन इसमें अभी भी निखार की कमी है। तुम मुझे मारने से कोसों दूर हो। उस भारी भरकम आदमी ने ताना मारा। उसकी भयानक मांसपेशियां फूल गईं और उसने माहिरा पर अपनी स्टील की तलवार भांजी। हालांकि ठीक जब उस आदमी को लगा कि जीत पक्की है, उसका भयानक वार केवल एक धुंधली आकृति को ही काट पाया। लानत है, यह तो एक परछाई है! उस डाकू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। लेकिन उसी पल माहिरा की फ्रॉस्टबाइट स्वॉर्ड टेक्निक वहां पहुंच गई और उसके पूरे शरीर को जमा दिया। उस डाकू के चेहरे पर दहशत थी। उसे लगा जैसे उसकी जीवन शक्ति ही जमने वाली है। माहिरा को करीब आते देख वह चिल्लाया, मुझे बख्श दो, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा।